Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. In our last lecture, we discussed about the limitations of electromagnetic wave theory lastly, whether it does not explain the phenomena of black body radiation, photoelectric effect, variation of heat capacity and so on. In this lecture, we discuss about the phenomena which is not explained by the electromagnetic wave theory. So first of all, the phenomena which is not explained by the electromagnetic wave theory, which is given by James Maxwell Clark, that is a black body radiation. Black body radiation. So ब्लैक बॉडी रेडिएशन को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं आपको एक पहले एग्जांपल लूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। सपोज करो हमने एक सब्सटेंस लिया जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। हमने एक सब्सटेंस लिया विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल मेरे पास वो क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है, आपका लोहा होता है। आयरन का एक बार लिया, एक पीस लिया, हमने क्या किया, इसको हीट करना स्टार्ट किया। जो ट्रायंगुलर फॉर्म का सिंबल होता है ये हीट के लिए बनता है। तो आप क्या देखते हो कि जो आपका आयरन होता है वो सबसे पहले क्या हो जाता है, रेड हॉट। रेड हॉट का मतलब बिल्कुल गर्म होकर जो है वो रेड कलर का होता है। एंड फाइनली उसके बाद वो ऐसा कैसा हो जाता है, वो येलो कलर का हो जाता है। एंड फिर वो ग्लो करना जो है वो स्टार्ट करता है विद वाइट फ्लेम। जहाँ पे जो ग्लो होगा वहाँ पे जो फ्लेम आएगी वो फ्लेम का कलर कैसा होगा, बिल्कुल वाइट फ्लेम होती है। और उसके बाद यहाँ से क्या आता है, आपका ब्लू लाइट आता है। और उसके बाद जो आपका आयरन होता है वो क्या कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। आयरन लिया, उसको हीट किया, रेड हॉट हुआ, फिर येलो हुआ, फिर उससे फ्लेम आई वाइट कलर की, ग्लो किया, और फिर लास्टली क्या आती है, उसमें से ब्लू लाइट आती है। तो ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई सब्सटेंस जो हीट हो रहा है उसको आप यहाँ पे जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी का मतलब हमें यहाँ किसी काले ऑब्जेक्ट से बिल्कुल नहीं है। ब्लैक बॉडी का मतलब एक ऐसा सब्सटेंस विच इज परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब बहुत अच्छे से, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर। एमिटर का मतलब जो किसी भी जो है एनर्जी को बाहर निकालता है। परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर ऑफ हीट। यहाँ पे आप एमिट की जगह पे आप इसको रेडिएटर भी बोल सकते हो। रेडिएटर का मतलब जो एनर्जी को क्या करे, बाहर निकाले। एक ऐसा सब्सटेंस जो कम्प्लीटली हीट को एब्जॉर्ब करेगा और या परफेक्टली हीट को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, रेडिएट कर देगा। सभी तरह की जितनी भी फ्रिक्वेंसीज की होती हैं सभी लाइट्स को एमिट कर लेगा या इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। तो अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करते हो, सपोज करो मैंने क्या किया, कोई ब्लैक बॉडी ली, यहाँ पे क्या लिया, इसको एक कोई ब्लैक बॉडी ली, और इस ब्लैक बॉडी को मैंने क्या किया, हीट किया। जब इस ब्लैक बॉडी को मैं हीट करूँगी तो वो क्या करेगा, जो भी एनर्जी होगी उसको क्या करेगा, एमिट कर लेगा। एमिट करने का मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद सबसे पहले क्या करेगा, हीट करने के बाद जो रेडिएशन होंगी उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, कुछ रेडिएशंस को बाहर भी निकालता है, रेडिएट करता है। तो उसी रेडिएशन को जो वो बाहर निकालता है उस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मतलब कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन वो क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप हीट करते हो वो ब्लैक बॉडी है, तो उसके थ्रू जो रेडिएशन जो है वो एमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। मैंने आपको बताया जो ब्लैक बॉडी होती है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होती है। एमिटर का मतलब क्या होता है, रेडिएट होती है। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो सभी तरह की फ्रिक्वेंसीज की जो हीट होती है इनको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो क्या होता है, आपका ब्लैक बॉडी या एमिट कर देता है। तो ये जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, जिस हीट को जब ये क्या करेगा, बाहर निकालेगा, रेडिएट करेगा, तो जो रेडिएशंस वहाँ से एमिट होंगी ब्लैक बॉडी में से उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव थ्योरी है ये किसने दी थी, जेम्स मैक्सवेल क्लार्क ने दी थी।
ये हमने जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है कल जो है वो वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है वो क्या करती है, कहती है कि किसी भी सोर्स से जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। इट मीन्स क्या है कि जो आपकी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की जो रेडिएशंस हैं, अगर वो परफेक्ट रेडिएशंस हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी जो रेडिएशंस की बाहर निकल रही है इंटेंसिटी की, या फिर जो है आप कह सकते हो कि जो आपका स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, या जो ये एम्पलीट्यूड होता है उसका जो स्क्वायर होता है, क्योंकि उसी पे तो इंटेंसिटी डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, उसके क्या होती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। और जो आपकी फ्रिक्वेंसी है न्यू, इस पे इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, या जो वेवलेंथ है उस पर भी इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो लेकिन जो वेव थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होती हैं एक बॉडी से, जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो। तो अगर वो रेडिएशंस कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो उसका एक ही कलर आना चाहिए ना, क्योंकि वेव थ्योरी तो क्या कहती है, कॉन्टिन्यूअस है, और कॉन्टिन्यूअस तो वही चलेगी, बार बार उसकी इंटेंसिटी वो चेंज तो नहीं होगी फ्रिक्वेंसी, तो वो कंटिन्यूअस होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब आप क्या करते हो, आयरन है उसको हीट किया तो पहले वो रेड हुआ, रेड से येलो हुआ, येलो से वाइट हुआ, वाइट से फिर वो क्या हुआ, ब्लू फ्लेम आया। मतलब उसको हीटिंग पे वो कलर चेंज करता है। और आपको पता है कि विजिबल जो लाइट होती है उसमें भी जितने भी आपके कलर्स होते हैं उन सब की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। उन सब की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो रेड कलर होता है उसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी होती है, जो ब्लू कलर होता है उसकी क्या होती है, सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है। इट मीन्स क्या है कि अगर ये कलर चेंज हो रहा है तो जो है आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कम्प्लीटली बिल्कुल सही है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो मीन्स यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तो फिर भी यहाँ पे जो है वो कलर क्या होता है, चेंज होता है। तो इस कलर चेंज से क्या पता चलता है कि जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनका थोड़ा बहुत क्या होता है, वो पार्टिकल नेचर को भी क्या करती हैं, शो करती हैं। किसको करती हैं, पार्टिकल नेचर को क्या करती हैं, आपकी शो करती हैं। ये था आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नाउ जो सेकंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वो आपका क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे जो वर्ड है फोटो, फोटो का मतलब किससे है, लाइट। लाइट कौन सी, सनलाइट। ओके। इलेक्ट्रिक का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड होंगी। इसमें बोला जाता है कि अगर हमने एक कोई मैटर लिया, सपोज करो हमने क्या ले लिया, मेटल लिया, कि अगर कोई भी जो रेडिएशन होती है सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, वो किसी भी मेटल के सरफेस से अगर स्ट्राइक करती है, मेटल के सरफेस से आके टकराती है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल के सरफेस से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जब एक ऐसी रेडिएशन किसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, सपोज को उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट, वो आगे मेटल के सरफेस से टकराएगी और वहाँ से उसके बदले में क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी। तो वो जो इफेक्ट होता है, ये जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसमें क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए हर तरह की जो आपकी जो रेडिएशंस होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकती, जिसकी कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए रेडिएशन की, वो एक सर्टेन मिनिमम जो है फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इजेक्ट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। एजेक्टेड ओनली इफ radiations
स्ट्राइकिंग, स्ट्राइक करने का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करने का मतलब उससे टकराएंगी, रेडिएशन स्ट्राइकिंग टू द surface of metal having certain minimum frequency। तो इसके कहने का मतलब ये है कि हर रेडिएशन जो है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलेगी, उसकी एक मिनिमम एनर्जी होगी, उतनी होनी चाहिए तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें जो है पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो ये मेरी क्या है, ये मिनिमम मार्क्स है मेरे, इससे अगर कम होंगे तो मैं पास नहीं हो पाऊंगी। तो वो आपकी ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, फ्रिक्वेंसी की, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको हम, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये आपका क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी की बात की, तो अगर हम बात करें कि उस जो रेडिएशन की जो मिनिमम एनर्जी होती है, क्या होती है, मिनिमम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उसको हम एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये चीज़ क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है। और इसको हम डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब रेडिएशन को जो होती है उसकी जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, और वो जो एनर्जी होती है जो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालती है उसको आप क्या बोलते हो, एच न्यू। तो ये अलग अलग मेटल की अलग अलग होती हैं। जैसे अगर आप ग्रुप 1 एलिमेंट की बात करो तो ग्रुप 1 एलिमेंट में जो सीज़ियम होता है वो सबसे अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। क्यों, क्योंकि सीज़ियम का साइज बहुत बड़ा होने से रिस्पेक्टिव पीरियड्स में और ये प्रोडक्ट टेबल में बोल सकते हो कि इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा लूजली बाउंड होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी की वजह से इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे अच्छा है। तो जो सीज़ियम है ये फोटोवोल्टिक सेल बनाने में भी क्या होता है, आपका यूज़ होता है। जो सोलर सेल होते हैं वहाँ पे बनाने में यूज़ किया जाता है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि कम से कम जो है मिनिमम एनर्जी तो होनी चाहिए। अब यहाँ पे दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से बाहर आएंगे वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। इजेक्टेड का मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट का मतलब क्या हो, जो आके गिरी हुई है, जो ये रेडिएशन आपतित किरण जो होती है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेडिएशन बोलते हैं। तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उस पर मतलब जो इलेक्ट्रॉन की मतलब स्पीड है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता, यानी कि रेडिएशंस की जो वो है इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता कि किस तेज़ी से जो है एनर्जी है वो क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये आपको मैंने 2 पॉइंट बताया। थर्ड पॉइंट इसका कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, इजेक्टेड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी। किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको तीन बातें बताई कि मेटल के सरफेस से हर एक रेडिएशन एनर्जी को बाहर नहीं निकाल सकता। एक हमें मिनिमम एनर्जी वाली रेडिएशन चाहिए, मिनिमम फ्रिक्वेंसी वाली रेडिएशन चाहिए जो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी, तो उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। और वो मिनिमम एनर्जी एच न्यू होती है, उसको आप वर्क फंक्शन कहते हो। अगर उससे कम एनर्जी फ्रिक्वेंसी रहेगी किसी भी रेडिएशन की तो वो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालेगा। सीज़ियम जो है वो बहुत आसानी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करता है। जो वेलोसिटी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी कि मेटल के सरफेस से कितने स्पीड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे,
वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, और कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड करता है आपका इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे। तो ये मैंने आपको 3 बातें यहाँ पे आपको बताई हैं। ये जो तीनों की तीनों आपकी जो मैंने बातें बताई थी, ये तीनों की तीनों बातें जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि वो कहती है कि जो चीज़ें हैं रेडिएशन वो कंटिन्यू है, और अगर कंटिन्यू होता है तो उन सब की जो फ्रिक्वेंसी है, जो एनर्जी है, वो सेम होनी चाहिए। और फिर क्या है कि हर एक फ्रिक्वेंसी की जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैपेबल होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, मिनिमम फ्रिक्वेंसी बोली गई। तो इनसे कुछ हमें पता चला कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो है पार्टिकल नेचर करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पार्टिकल नेचर के बारे में बताता है। जो पीछे हमने किया है वो वेव नेचर बताता है। अब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर के बारे में बताते हैं। तो जो फिनोमिना है, चाहे वो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो या फिर दूसरा आपका क्या हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, उन दोनों इफेक्ट को जो है आपका ये जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी है वो एक्सप्लेन करता है। इस जो थ्योरी थी उसको 1900 में मैक्स प्लैंक ने दिया था, इस थ्योरी को अपने नाम पे दिया था। फर्दर इस जो है इनका नाम क्या था, मैक्स प्लैंक। फर्दर इस थ्योरी को जो है आगे एक्सटेंड किया था, किसने एक्सटेंड किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में इस थ्योरी को हल्का सा आगे क्या किया था, एक्सटेंड किया था। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इस थ्योरी के क्या हैं, पहला पॉइंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का बिल्कुल अपोजिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी भी सोर्स से एनर्जी बाहर निकल रही है तो वो कंटिन्यू होती है। क्या होती है, कंटिन्यू होती है। लेकिन प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा कि जो रेडिएंट एनर्जी होती है, जो कोई भी जो एनर्जी है वो बाहर निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है, चाहे वो एनर्जी जो है एमिट हो रही है या जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो एनर्जी जो होती है वो कॉन्टीन्यूअस नहीं होती, वो क्या होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस। क्या होती है, डिसकॉन्टीन्यूअस होती है। और डिसकॉन्टीन्यूअस कैसे होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट, in the form of small packets of energy। small packets of energy। और इन्हीं पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उसने क्या कहा, क्वांटम। और अगर ये जो केस होगा वो लाइट का होगा तो लाइट के केस में उसने क्या कहा, उसको फोटोन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या कहती है कि अगर किसी से सोर्स से रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो कॉन्टिन्यूअस ना होकर वो डिसकॉन्टिन्यूअस होती है, और स्मॉल स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उस स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स को क्या बोला गया, क्वांटा। और लाइट के केस में उसको क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। क्या बोला गया, फोटोन बोला गया। सेकेंड पोस्टुलेट क्या करता है, जो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, जो ये एनर्जी होगी, एनर्जी किसकी, ईच क्वांटा, मतलब क्वांटम तो कई सारा, क्वांटा का मतलब अकेले, जो एनर्जी होगी ईच क्वांटा की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये न्यू क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। यहाँ पे जब इसको किया तो जब भी यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है, यहाँ पे इक्वल टू और साथ में एक कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे जो एच था, एच एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको क्या बोला गया, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोला गया इसको, प्लैंक्स कांस्टेंट बोला गया। इसकी जो वैल्यू होती है एच की वो क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्थ सेकेंड
या फिर अगर इसको जूल में लेना चाहो तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। बेटा मैंने आपको बताया था फर्स्ट यूनिट में कि अगर आप जूल का सिंबल लिखोगे तो कैपिटल जे लिखोगे, लेकिन अगर उसका आप पूरा नाम लिखोगे साइंटिस्ट के नेम पे तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कहाँ से आएगा, स्मॉल से आएगा। तो जो एनर्जी होती है किसी भी रेडिएशन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रिक्वेंसी की, और यहाँ पे जो एच आता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। उसकी वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्थ सेकेंड, आइदर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड जो होती है इसकी वैल्यू होती है। इसकी थर्ड पोस्टलेट क्या कहती है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है, चाहे वो एमिट हो रही है चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी बॉडी की, वो सेम होती है एज द होल नंबर ऑफ क्वांटा। यानी कि कुछ नहीं कि E इज इक्वल टू, अगर एक पार्टिकल है तो 1h न्यू, अगर 2 पार्टिकल हैं तो 2h न्यू, लेकिन अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो E इज इक्वल टू NH न्यू, E इज इक्वल टू NH न्यू। वहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4 5, ऐसा आपका कोई भी इंटीजर यहाँ पे n आपका होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड लास्टली मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी कि यहाँ पे हम बात करेंगे वन आइंस्टाइन एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, वन आइंस्टाइन एनर्जी की। व्हाट इज वन आइंस्टाइन एनर्जी? तो वन आइंस्टाइन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वन मोल ऑफ क्वांटा। क्या है, द एनर्जी पोजेस का मतलब जो कैरी करते हैं, द एनर्जी पोजेस बाई वन मोल ऑफ क्वांटा, जो उसको हम क्या कहते हैं, वन आइंस्टाइन एनर्जी। अब मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज में वन मोल ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटा होता है, ये मोल कंसेप्ट कहता है। और जो ये है वैल्यू, ये आपकी क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर होती है। ये मैंने आपको जो है वो फर्स्ट यूनिट में जो है वो करा रखा है। और एवोगैड्रो नंबर को n नॉट से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे वन आइंस्टाइन एनर्जी जो है वो क्या होती है, तो वन आइंस्टाइन एनर्जी क्या है, n नॉट h न्यू, बिकॉज एक क्वांटा की एनर्जी तो h न्यू है, और उसको हम आगे क्या करेंगे, n नॉट से क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो n नॉट h यहाँ पे क्या आ जाएगा, c बाई लैम्डा, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लैम्डा। ये हमने रिलेशन कल पढ़ा हुआ था। तो होप सो आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने जो किया था उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप इससे पूछ लेना इस बारे में, एंड मेरे से डिस्कस भी कर सकते हो बेटा। टेक इट वेरी वेरी इजी, डोंट गेट कंफ्यूज विद एनी कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।